गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, सो हमने आपकी 11th क्लास की सेकेंड यूनिट स्टार्ट की हुई थी एंड द नेम ऑफ यूनिट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, हमने लास्ट टॉपिक जो किया था दैट इज़ द बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल की यूजफुलनेस, उसकी लिमिटेशंस वो हम कर चुके थे। जब हमने लिमिटेशन स्टडी की थी तो वहाँ से हमें ये चीज़ पता लगी थी कि बोहर्स मॉडल ने बहुत सारे जो कंसेप्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, मीन्स सबसे पहले तो यदि मैं बेसिक सी बात बताऊं तो उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को डिस्कस किया। उन्होंने ये नहीं बताया कि जो एलिमेंट मल्टी इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं उनका स्पेक्ट्रा कैसे होगा। ठीक है, तो जो भी लिमिटेशंस थी उनको ओवरकम करने के लिए एक न्यू डेवलपमेंट हुई, नया मॉडल आया आपका एटम का। जो बेसिकली देखो, जो बोहर्स मॉडल था, बोहर्स मॉडल वो मैंने आपको बताया था लास्ट कि बोहर्स मॉडल आपका डिपेंड था या बेस था कंप्लीटली ऑन द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बट जो न्यू मॉडल आया एटम का जिसको हमने बताया है दैट इज़ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, या यू कैन से वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। वो आपका डिपेंड करता है टू कंसेप्ट पे। ठीक है, वो कंसेप्ट कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज़ द डी ब्रॉगली कंसेप्ट। डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। सेकंड जो कंसेप्ट है दैट इज़ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन दो कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड आपका एक नया मॉडल दिया गया जिसको नाम क्या दे दिया गया? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसने किसको ओवरकम किया? लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। ठीक है, अब सबसे पहली बात आपके पास ड्यूल नेचर ऑफ, हम सबसे फर्स्ट कंसेप्ट यही डिस्कस कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। ये चीज़ आप पढ़ चुके हो कि आइंस्टाइन ने 1905 में आपको ड्यूल नेचर बताया था कि भाई जो लाइट है उसका क्या होता है? ड्यूल नेचर होता है। ड्यूल नेचर का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ड्यूल नेचर मीन्स वो आपका पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है एंड जो लाइट है वो आपकी वेव की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है, बट इन्होंने 1905 में आइंस्टाइन ने हमें ये चीज़ का ये कंसेप्ट हमें डिस्कस किया था, उन्होंने ये सुजेस्ट किया था। ठीक है, बट इस कंसेप्ट को फर्दर एडवांस आइडिया के साथ प्रोड्यूस किया लुइस डी ब्रॉगली ने। लुइस डी ब्रॉगली जो एक फ्रेंच के फिजिस्ट थे, 1924 में इन्होंने हमें बताया कि जो भी मटेरियल पार्टिकल हैं, फोटोन हैं, इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, मीन्स कहने का मीनिंग है माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक, दोनों के दोनों टाइप के जो ऑब्जेक्ट हैं वो ड्यूल नेचर को आपका पोजेस करते हैं। ठीक है, मीन्स उन्होंने माइक्रोस्कोपिक को ही ओनली डिस्कस नहीं किया, उन्होंने माइक्रो के साथ मैक्रो पार्टिकल को भी डिस्कस किया कि जो मैक्रो पार्टिकल हैं वो भी आपका क्या कंटेन करते हैं? ड्यूल नेचर होता है उनके पास। ठीक है, एंड जो वेव एसोसिएट होती है आपकी पार्टिकल के साथ, उन्होंने नाम दे दिया उसको डी ब्रॉगली वेव। ठीक है, एक आपकी इक्वेशन प्रोड्यूस की जिसको नाम दिया गया डी ब्रॉगली इक्वेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली रिलेशन। ठीक है, जो हमें पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो रिलेशन है वो आपकी बताती है मास के साथ या यू कैन से मोमेंटम के साथ। ठीक है, सारे के सारे कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, तो डी ब्रॉगली रिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने हमें वेव करैक्टर के बारे में बताया। ठीक है, उन्होंने क्या एज्यूम किया कि फोटोन के केस में जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? न्यू के, जिससे इक्वेशन को ओपन किया गया एच न्यू इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन आई अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग आई, दिस इज क्वेश्चन 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे न्यू क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी है एंड जो ई है वो क्या है? एनर्जी, एंड एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये कब है इक्वेशन? जब आपके जो फोटोन है उसका वेव करैक्टर हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, यदि आप फोटोन का पार्टिकल करैक्टर एज्यूम करते हो तब आपकी आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी E = mc²।
दैट इज इक्वेशन सेकेंड। ये कहाँ से आया? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन। m क्या है? मास ऑफ फोटोन है। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या पता लगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ से आपका क्या आ गया? h न्यू इज इक्वल टू mc²। न्यू आपके किसके इक्वल होता है? c बाय लैम्डा। तो यू कैन पुट हेयर h इंटू वी नो दैट c बाय लैम्डा इज इक्वल टू mc²। और यहाँ से आपकी लैम्डा की वैल्यू निकल के आ गई h बाय mc। इससे कैंसिल हो गया, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ। बेसिक सी मैथमेटिकल हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये जो इक्वेशन उन्होंने दी ये हर एक जो मटेरियल पार्टिकल है उस पर एप्लीकेबल हो सकती है। ये कब होगी? जब हम मास ऑफ जो फोटोन है उसको आपका मास ऑफ फोटोन को रिप्लेस कर देंगे बाय मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब c वेलोसिटी ऑफ लाइट, यू कैन राइट दिस लाइक mv। v क्या है आपकी? वेलोसिटी। ठीक है, ये भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। एंड mv, वी नो मोमेंटम किसके इक्वल होती है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो दिस इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू लैम्डा इक्वल टू h बाई पी। यहाँ से आपको क्या कंसेप्ट पता लगा कि लैम्डा आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मोमेंटम के। ठीक है, कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है किसी पार्टिकल की, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। ओके, अब यहाँ से आपका जो मेन पॉइंट आता है वो सिग्निफिकेंस का आता है कि जो डी ब्रोगली इक्वेशन है उसका सिग्निफिकेंस कहाँ है। हालांकि उन्होंने तो माइक्रो एंड मैक्रो दोनों टाइप के पार्टिकल को डिस्कस किया है, बट ये इसका सिग्निफिकेंस सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए होता है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि मैक्रोस्कोपिक के लिए क्यों नहीं होता, माइक्रो के लिए क्यों होता है। हम कंसीडर करते हैं कि कोई बॉल है आपके पास, बॉल का मास है 0.1 kg। ठीक है, जिसकी जो स्पीड है वो 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। तो डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है उसका फॉर्मूला आप यूज़ करते हो, तो वहाँ से क्या आता है? डेल्टा इज इक्वल टू h बाई mv। इक्वेशन में पुट करो, जो प्लैंक्स कांस्टेंट है दैट इज 6.6 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, दैट इज 0.1 kg है, मल्टीप्लाई बाय 60 मीटर पर सेकेंड। इसको जब भी सॉल्व किया तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है 10⁻34 मीटर। जो लैम्डा आया है ये, विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, हम इसको ईजिली डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बट यदि मैं ये तो हमने मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लिया है, बॉल की हमने बात की है, बट यहाँ पे यदि हम माइक्रोस्कोपिक का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो वहाँ से जो वेवलेंथ आती है ना वो 10⁵ एंगस्ट्रॉम आती है, विच कैन बी डिटेक्टेड, जो एक्सपेरिमेंटली मेज़र की जा सकती है। ठीक है, तो इस वजह से जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उस पर जो डी ब्रोगली इक्वेशन है उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रहता। तो वी कैन से डी ब्रोगली रिलेशन का एवरीडे लाइफ में कोई यूज़ नहीं है, वो सिर्फ किसके साथ आपका डील करती है? ओनली विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, सो बुक में से एक बार मैं आपको ये सारे कंसेप्ट दिखा देती हूँ। हमने स्टार्ट यहाँ से किया है, डेवलपमेंट लीडिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो सबसे फर्स्ट हमने डिस्कस किया है ड्यूल करैक्टर, ये हम इक्वेशन कर चुके हैं। यहाँ से ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, पार्टिकल एंड वेव में क्या डिफरेंस होता है, एंड व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैटर वेव्स, दोनों में डिफरेंस आप रीड आउट कर सकते हो, कोई इतना टिपिकल कंसेप्ट नहीं है, जर्नल सी बातें हैं। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस हमने किया है कि आपके पास जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो जो डेली लाइफ में है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली रिलेशनशिप इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, क्यों नहीं होता, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, अब हम यहीं से कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ड्यूल करैक्टर की। देखो बेटा, आप सबसे फर्स्ट वेव करैक्टर की वेरिफिकेशन करते हैं। ड्यूल करैक्टर हमने इलेक्ट्रॉन का बताना है, तो वेव करैक्टर करेंगे एंड पार्टिकल करैक्टर दोनों हम डिस्कस करेंगे। डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया था 1927 में। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल क्या था वो देखो आप। उन्होंने एक बीम प्रोड्यूस की इलेक्ट्रॉन की,
इलेक्ट्रॉन की बीम को उन्होंने निकल जो क्रिस्टल है उस पर आपका फॉल कराया। उन्होंने फाइंड आउट किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे जो आपका स्पेक्ट्रा है उसको फाइंड आउट किया। तो उनको जो स्पेक्ट्रा है वो कुछ इस टाइप से मिला। उनको क्या मिला? उनको मिला कि जो ये रेज है ना, जो यहाँ पे डाइफ्रैक्शन है जो पैटर्न फोटोग्राफिक प्लेट पे, वो कुछ इस टाइप से उनको मिला कि जो रिंग्स बन रही है उनकी अल्टरनेट इंटेंसिटी है। ठीक है, इस यहाँ से उन्होंने क्या कंफर्म किया? यहाँ से उन्होंने कंफर्म किया कि जो इलेक्ट्रॉन है उनमें क्या होता है? वेव करेक्टर होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। इन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये आपकी एक तरह से वेरिफिकेशन होगी कि वेव करेक्टर कंटेन करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था 1929 में। तो थॉमसन का एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की बीम को थिन फॉयल ऑफ गोल्ड पे जब भी स्ट्राइक कराया तो उन्होंने एक डाइफ्रैक्शन रिंग्स प्रोड्यूस हुई जो एक वेव की तरह हमें शो हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ से वेव करेक्टर है इलेक्ट्रॉन का वो हमें पता चल जाता है। ठीक है, अब पार्टिकल करेक्टर के लिए तो आपके जो लास्ट हम कंसेप्ट कर चुके हैं, उन्होंने पार्टिकल करेक्टर को बताया था, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, आपके पास क्या हुआ कि जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है ना उस पर इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया गया तो वहाँ से स्पॉट ऑफ लाइट दिखा। स्पॉट ऑफ लाइट का मीनिंग पता है क्या होता है? कि आप जब भी कोई किसी भी सरफेस पे कोई हार्ड चीज़ आपकी स्ट्राइक कराएगी, कोई पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो वहाँ पे एक निशान छोड़ जाता है जहाँ पे वो स्पीड के साथ स्ट्राइक करता है। मींस ऐसा ही एक्सपेरिमेंट हुआ, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन जब भी स्ट्राइक किया तो वहाँ पे उन्होंने एक लोकेशन प्रोड्यूस कर दी कि यहाँ पे स्ट्राइक, एक पॉइंट प्रोड्यूस कर दिया। मींस वो स्प्रेड नहीं हुआ स्क्रीन में जैसे वेव में होता है, वो लोकलाइज हो गया, उसी पॉइंट पे जाके स्ट्राइक किया तो वहीं पे उसका जो एक तरह से निशान है वो प्रोड्यूस हो गया, जहाँ से ये कंफर्म किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होता है? पार्टिकल करेक्टर होता है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे थे। थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, चार्ज बाय मास रेशो निकाली थी। मिलिकन्स ने चार्ज क्रिएट किया था। ब्लैक बॉडी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने पार्टिकल नेचर को बताया था। ठीक है, तो अब यहाँ से हम करते हैं कैलकुलेशन। हम कैसे करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ की? ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो इलेक्ट्रॉन बीम है उस पर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को अप्लाई कर दिया। ठीक है, और जो एनर्जी है एक्वायर की इलेक्ट्रॉन ने, वो इलेक्ट्रॉन ईवी, इलेक्ट्रॉन पे हमने वी जो पोटेंशियल है उसको अप्लाई किया तो उसने एनर्जी एक्वायर कर ली ईवी। ठीक है, जो किसके इक्वल होगी? जो इक्वल होगी चार्ज जितना होगा इलेक्ट्रॉन पे मल्टीप्लाई बाय जो पोटेंशियल हुई उसी के तो इक्वल हुई। ई रिप्रेजेंट द चार्ज, वी रिप्रेजेंट द पोटेंशियल अप्लाइड। तो यहाँ से जो एनर्जी है, एनर्जी हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू यू कैन फाइंड आउट। वी आप क्या निकालोगे? इसको उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, हमें पता है भाई लैम्डा किसके इक्वल होता है? एस बाई एम वी। ठीक है, और यहाँ पे आपने सिंपली क्या किया? वी की जगह उसकी वैल्यू पुट की, ये रिलेशन आपके पास आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एनर्जी हमने क्या निकाली थी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जस्ट आप ई की वैल्यू इज इक्वल टू ई वी पुट कर दो इस इक्वेशन में तो आपके पास लैम्डा क्या आ जाएगा? ये सोल्व करो, जो चार्ज है वो प्रोड्यूस करो, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करो तो आपके पास जो वेवलेंथ है वो ये निकल के आती है। ठीक है, तो पोटेंशियल जितना आप अप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंगली ही आप उसकी वेवलेंथ को क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। यहाँ से आपको क्या पता लगा? लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड। ठीक है, सो ये कंसेप्ट था जो आपने करना था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। इसके न्यूमेरिकल जो आते हैं वो बहुत इजी न्यूमेरिकल है जब आप सोल्व करोगे। जैसे यहाँ पे देखो एक बार, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने बता दिया ये है, काइनेटिक एनर्जी दी है, कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो डायरेक्ट पूछा हुआ है ना, मास दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, वेवलेंथ, तो इक्वेशन को यूज़ करो एंड निकाल लो। ठीक है, सारे कंसेप्ट बहुत इजी आते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन निकालो भाई, वेवलेंथ दी हुई है तो वेवलेंथ है आपकी दिस एमस्ट्रॉन्ग, किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻10 मीटर। लैम्डा क्या होता है? एच बाई एम वी। आपकी वेवलेंथ दी हुई है, यहाँ से आप निकाल लो, मास आप निकाल सकते हो, प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड वेलोसिटी वी क्या रिप्रेजेंट करती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट को। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल जो आते हैं दैट इज़ वेरी इजी, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आपको कराती हूँ, दैट इज़ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस कंसेप्ट को समझो।
देखो हमने अपनी डेली लाइफ में क्या देखा है, हमने मूविंग ऑब्जेक्ट देखा है, कार, आपकी बॉल आप थ्रो करते हो एयर में, सब एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हैं, ठीक है। मीन्स हम जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी एंड पोजीशन को मेजर कर सकते हैं एक ही पॉइंट पे। कोई मूविंग कार है, वी कैन कैलकुलेट द, वी कैन ऑब्जर्व, वी कैन मेजर द पोजीशन एंड वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम। बट ये कंसेप्ट यदि हम सब एटॉमिक पार्टिकल पे यदि अप्लाई करते हैं तो ये जो कंसेप्ट है वो तो फॉलो ही नहीं करता। तो जर्मन के फिजिस्ट थे हाइजेनबर्ग, वर्नर हाइजेनबर्ग, जिन्होंने जो कंसेप्ट है वो आपका डिस्कस किया था एंड आपका एक प्रिंसिपल दिया था विच इज़ नोन एज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 1927 में। उन्होंने क्या बताया था कि स्मॉल पार्टिकल की पोजीशन एंड मोमेंटम को हम एक पॉइंट पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। It is impossible to measure the position and momentum of small particle at a particular time with accuracy. ठीक है। और उन्होंने जो इक्वेशन दी, उन्होंने हमें क्या बताया, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी ग्रेटर देन एच बाय 4 पाई। ठीक है, एच बाय 4 पाई, जहाँ पे पोजीशन क्या है, चेंज इन पोजीशन, change in momentum we cannot calculate at a particular time that should be greater than h by 4 pi. that is the, ये आपको अपने माइंड में रखनी है, you have to keep it in your mind। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइजेनबर्ग की जो इक्वेशन है वो ये है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन कैसे की, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एक्सप्लेनेशन कैसे हम कह सकते हैं। देखो उन्होंने क्या किया, वेरिफिकेशन दी। उन्होंने आपका एक इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, वी नो, ये उसका ओरिजिनल पाथ है। उन्होंने यहाँ पे जो भी वो करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने एक माइक्रोस्कोप का यूज़ किया, माइक्रोस्कोप यूज़ किया ताकि जो भी वो आपका एक्सपेरिमेंट कर रही हैं वो ऑब्ज़र्व कर सकें। उन्होंने आपके पास क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन पे फोटोन को फॉल कराया, दैट इज़ द इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, दैट इज़ द रिफ्लेक्टेड फोटोन। उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, उन्होंने जैसे ही फोटोन को आपका फॉल कराया इलेक्ट्रॉन पे, एक्सपेक्टेड पाथ तो ये होना चाहिए था कि पोजीशन में आपकी जो स्पीड है उसमें कोई चेंज नहीं आया। बट जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही फोटोन उस पर इंसिडेंट करते हैं तो वो अपना जो पाथ है वो चेंज कर लेता है, न्यू पाथ एंड न्यू वेलोसिटी के साथ यहाँ निकल जाता है। एक्चुअल तो यहाँ ये उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो माइक्रोस्कोप से वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे। तो यहाँ से उन्होंने बताया कि जो आपके पास है पोजीशन और जो स्पीड है उसकी एक्यूरेसी हम एक पॉइंट पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक्यूरेसी आ ही नहीं सकती। यदि हम शॉर्टर वेवलेंथ का यूज़ करेंगे, फोटोन की जो वेवलेंथ वो शॉर्टर होगी, तब एक्यूरेसी शुड बी ग्रेटर। ठीक है, लेकिन यदि हम जो आपके पास फोटोन की हाई फ्रिक्वेंसी या हाई वेवलेंथ का यूज़ करेंगे तब जो एक्यूरेसी है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग है, उन्होंने सिंपली हमें ये बताया कि आपके पास हम इलेक्ट्रॉन में जो डिस्टर्बेंस हुई उसकी पोजीशन एंड वेलोसिटी को हम एक ही पॉइंट पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। दैट इज़ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मीनिंग क्या है, पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी कैलकुलेट विद सर्टेनिटी एट अ वन पॉइंट। ठीक है, अब यदि हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये भी सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे ही एप्लीकेबल होता है। कंसेप्ट इसका सेम रखा है, एग्जांपल वही सेम रखा है, इक्वेशन में पुट किया है और वहाँ से वैल्यू कैलकुलेट की है। तो ये फाइंड आउट किया है कि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं उनके लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ठीक है, एंड जो क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देती हूँ जो आपने करना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमने निकाला है डेल्टा वी की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू दिस।
ठीक है। इसका हमें सब कुछ पता है कि डेल्टा एक्स डायमीटर वगैरह कितना होता है न्यूक्लियस का, वो हम लास्ट टॉपिक में हम कर चुके थे। यहाँ से देखो, यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू आई है ये, बट वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा तो कुछ नहीं होता, तो इतनी ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू क्या कैसे आ सकती है? तो ये ही हमें शो करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।